हेलो एवरीवन, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पार्ट 1 में इंडियन एविडेंस एक्ट के ऑलमोस्ट 50% सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, जो कि राजस्थान एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वीडियो में हमने सारे सेक्शंस कवर करे, इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करे हैं, हमने कीवर्ड्स हाईलाइट करे हैं। उसी तरह से हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करने वाले हैं और ये हमारा फाइनल वीडियो होने वाला है एज पर द सिलेबस ऑफ राजस्थान एपीओ प्री सिलेबस। और इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड हम आपके साथ केसेस डिस्कस करने वाले हैं। दैट केसेस विल आल्सो बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑफ राजस्थान एपीओ। और इसके अलावा अगर आप एआईबी का एग्जाम देने वाले हैं इस साल, तो एआईबी के लिए भी इंडियन एविडेंस एक्ट का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने राजस्थान एपीओ का सिलेबस देखा होगा तो उसमें सेक्शन 32 तक तो हमने कवर कर लिया है। अब उसके बाद सेक्शन 32 के बाद सेक्शन 45 से 55 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन 118 से लेके 134 तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम इन सारे सेक्शंस को आज कवर करने वाले हैं। हम इसके साथ की एसेंशियल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं हाईलाइट करवाने वाली हूँ और इंपॉर्टेंट केसेस रिगार्डिंग दीज सेक्शंस मैं आपको नोट डाउन करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 45 इज टॉकिंग अबाउट द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। एक एक्सपर्ट कौन होता है और उसकी ओपिनियन की क्या वैल्यू रहती है। तो सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे रहा है रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग में क्या क्या चीजें आ जाएगी। सी, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ। सबसे पहली बात होगी फॉरेन लॉ से रिगार्डिंग अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है, या फिर साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, या किसी की हैंडराइटिंग अगर कोर्ट को पहचाननी है, या फिंगर इंप्रेशन कोर्ट को पहचानना है, तो ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ। तो जो पर्सन स्पेशली स्किल्ड है विद रिगार्ड टू द फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट या हैंडराइटिंग या फिंगर इंप्रेशन, तो वो सारे पर्सन के ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसे हम एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं। एक्सपर्ट एक ऐसा पर्सन रहता है जो हाईली स्किल्ड रहता है रिगार्डिंग द फील्ड विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इन फील्ड्स की अगर हम बात कर लें तो इसे हम शाफी वर्ड से याद कर सकते हैं। आप इसे अपनी बैरेट में लिख लेंगे तो आपको इससे सारे कीवर्ड्स याद हो जाने वाले हैं। इस एक वर्ड से हम सारे कीवर्ड्स याद करने वाले हैं इस सेक्शन के। सी, एस फॉर साइंस हो जाएगा, एच फॉर आप हैंड राइटिंग याद कर लीजिए, ए फॉर आर्ट याद कर लीजिए, एंड एफ फॉर फॉरेन लॉ, एंड एफ आई मीन्स फिंगर इंप्रेशन। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये 6 वर्ड्स, इससे आपका सेक्शन 45 कवर हो गया। ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट कब रेलेवेंट हो जाएगी, जब कोर्ट को इन चीजों का जो शाफी में हमने बताया, दैट मीन्स साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन एंड दी फॉरेन लॉ, इन चीजों से रिलेटेड अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो जो पर्सन्स हाईली स्किल्ड है रिगार्डिंग ऑल दिस, सच पर्सन्स आर कॉल्ड एक्सपर्ट। उन्हें हम एक्सपर्ट कहेंगे और उनकी ओपिनियन रेलेवेंट हो जाने वाली है। तो जो एक्सपर्ट होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि उस एक्सपर्ट के पास एक डिग्री होनी चाहिए, सर्टन क्वालिफिकेशंस उसे जरूरी नहीं है। अगर वो स्पेशली स्किल्ड है, उसके पास हाईली एक्सपीरियंस है और वो इस फील्ड में कई सालों से अगर काम कर रहा है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एन एक्सपर्ट। किसी की हैंड राइटिंग पहचाननी है, फिंगर इंप्रेशन पहचानना है, जरूरी नहीं है कि उस पर्सन के पास बड़े बड़े कॉलेजेस की डिग्री होनी चाहिए। वो अगर स्पेशली स्किल्ड है तो उसे हम एक एक्सपर्ट मानने वाले हैं। सी, और एक बात, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो होती है, दैट इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस एंड इट इज नॉट कंक्लूसिव। लेकिन हम कोरोबोरेट करने के लिए या फिर कोर्ट कंसिडरेशन में लेना चाहता है, इसीलिए हम उनकी ओपिनियंस को वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो जो ओपिनियन की एक्सपर्ट है, दैट इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आर वीक पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, और ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस, और आप इसे शाफी वर्ड से याद कर सकते हैं। नाउ कम्स द इलस्ट्रेशन पार्ट। द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। क्वेश्चन ये है कि क्या ए की डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। तो ओपिनियन का ये एक्सपर्ट ने ये ओपिनियन दिया, एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय व्हिच ए इज सपोज्ड टू हैव डाइड आर रेलेवेंट। तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है रिगार्डिंग द सिम्टम्स ऑफ द पॉइजन, तो वो सारे रेलेवेंट फैक्ट हो जाने वाले हैं। Illustration B says that question is whether A
at the time of doing a certain act was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act, or that he was doing was either wrong or contrary to law. क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने जब कोई सर्टन एक्ट करा है, क्या वो अनसाउंड माइंड का था, या फिर वो इस तरह से इनकेपेबल था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज एक्ट। तो ओपिनियन की एक्सपर्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वो सिम्टम्स बताएगा कि सिम्टम्स जो कॉमनली देखा जाता है एक अनसाउंड माइंड के पर्सन में, या किसी ऐसे पर्सन में जो इनकेपेबल हो जाता है, अगर उसे अपने एक्ट का नेचर नहीं पता चल रहा है, तो ये सारी बात कौन हमें बताएगा, एक एक्सपर्ट बताएगा। हम तो बता नहीं सकते हैं कि एक अनसाउंड माइंड के पर्सन के क्या सिम्टम्स होते हैं, या फिर अगर किसी पर्सन को पॉइजन दे दिया जाए तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। ये सारी चीजें एक एक्सपर्ट कर सकता है जो हाईली स्किल्ड रहता है या उसे कई सालों का एक्सपीरियंस रहता है। Illustration C is saying that question is whether a certain document was written by A. अब यहाँ पर बात हो रही है हैंड राइटिंग की। हमें ये डिसाइड करना है कि क्या जो डॉक्यूमेंट है क्या वो ए ने लिखा है, और अदर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है कोर्ट में विच इज प्रूव्ड और एडमिटेड टू हैव बीन रिटन बाय बी, रिटन बाय ए। तो यहाँ पर अगर हमें ये प्रूव करना है कि क्या सर्टन डॉक्यूमेंट ए ने लिखा है और किसी और डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया, उस डॉक्यूमेंट को तो माना जा रहा है कि ए ने लिखा है। तो अब ये एक्सपर्ट का काम है, एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देगा कि वेदर दोज बोथ डॉक्यूमेंट्स आर रिटन बाय द सेम पर्सन और नॉट। 45A is talking about opinion of examiner of electronic evidence. अब सी यहाँ पर electronic evidence की बात हो रही है। When in a proceeding, court has to form an opinion on any matter relating to any information. अगर हमें ये चीज बताना है कि कोई इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसमिट हुई है या स्टोर हुई है किसी कंप्यूटर रिसोर्स में या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या किसी डिजिटल फॉर्म में, अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है, तो ये काम होता है एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। वो बताएंगे कि क्या ओपिनियन उनकी रही है, क्या वो जो डॉक्यूमेंट है वो रेलेवेंट है या नहीं, या वो सही जगह पर वो जहां पर स्टोर हुई थी या ट्रांसमिट करी गई थी क्या उसी जगह से की गई है या नहीं। ये सारा काम होता है एक एग्जामिनर का, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो इसे हम कहेंगे कि ये ओपिनियन जो है वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जा रहा है, क्योंकि इस मैटर पर भी आप या हम ओपिनियन नहीं दे सकते हैं जब तक वो एग्जामिनर ना रहे। और इसे ऐड किया गया था, सी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब है ये 45A जो हो गया, तो ए पॉइंट जो है ये ऐड किया गया अलग से, तो इसे हमने ऐड करा था 2000 में जब ये आईटी एक्ट आ गया था। एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट। तो ये जो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसकी हमने बात करी, जो चेक करेगा कि इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हुआ है या स्टोर हुआ है किसी कंप्यूटर रिसोर्स में, तो दैट पर्सन विल बी नोन एज एन एक्सपर्ट बिकॉज ही इज हाईली स्किल्ड विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी। Section 46 is talking about whether facts bearing upon opinions of expert. See, जिन फैक्ट्स पे एक एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहा है वो फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाते हैं। तो फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, ऐसे फैक्ट जो रेलेवेंट तो नहीं रहते लेकिन वो रेलेवेंट बन गए इफ दे आर सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलेवेंट। ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन बाय अ सर्टेन पॉइजन। सेम इलस्ट्रेशन लिया गया है प्रीवियस जैसा, तो इसमें भी कि क्या ए ने पॉइजन दिया है, नहीं, वेदर ए वाज पॉइजनड बाय अ सर्टेन पॉइजन, क्या ए को पॉइजन मिला है सर्टन तरीके का। तो यहाँ पर एक्सपर्ट ने जिन भी ग्राउंड्स पर अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा है या जो फैक्ट्स बियरिंग कर रहे हैं, जिस बेसिस पर वो ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट ऑल फैक्ट्स आर रेलेवेंट फैक्ट। Illustration B says that question is whether an obstruction to a harbor is caused by the certain sea wall. ठीक है। The fact that other harbors similarly situated in other respects but where there were no such seawall began to be obstructed at about the same time is relevant fact. तो जो भी एक फैक्ट अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो उस फैक्ट को फॉर्म करने के लिए या उस ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए हमें जो अदर फैक्ट्स की जरूरत पड़ी वो सारे फैक्ट एज पर सेक्शन 46 रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, इसमें हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो 46 के अकॉर्डिंग जिन फैक्ट्स के बेसिस पर हमने एक ओपिनियन फॉर्म करा वो फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाते हैं। नाउ कम्स 47 ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। 45 में तो हमने एक्सपर्ट की बात करी, एक्सपर्ट जो है वो हाईली स्किल्ड होने की जरूरत है,
लेकिन जो 47 में हम हैंड राइटिंग की ओपिनियन ले रहे हैं किसी पर्सन की, वो ओपिनियन आप और हम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरी राइटिंग देखी है, तो मेरे राइटिंग को अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं, तो उस बेसिस पर अगर आपको कोई अदर राइटिंग दिखाई जाए, तो आप उस राइटिंग को देख के पहचान सकते हैं वेदर दैट राइटिंग इज माइन और नॉट। यहाँ पर आपने अपनी ओपिनियन दी कि क्या वो राइटिंग मेरी है या नहीं। तो आप एक जनरल पर्सन, आप हाईली स्किल्ड तो नहीं है रिगार्डिंग द हैंड राइटिंग्स कि आप किसी की भी हैंड राइटिंग देख के आप बता सकते हैं कि दैट पर्सन हैज रिटन और नॉट। लेकिन आपको यहाँ रेगुलर देखने की आदत हो गई थी, तो उस हैबिट की वजह से आपने इतनी, आपके अंदर इतनी स्किल आ गई कि आप पर्टिकुलर पर्सन की हैंड राइटिंग तो पहचान सकते हैं। तो दैट विल बी योर ओपिनियन। तो ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग कब रेलिवेंट हो जाएगा, ये 47 बता रहा है। 47 क्या कह रहा है? व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन as to the person by whom any document was written। अब कोर्ट को ये ओपिनियन फॉर्म करनी है कि क्या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ये लिखा गया और साइन किया गया, क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा है। द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग। तो जो पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन है, बाय whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact। तो जो पर्सन एक्वेंटेड है उस हैंड राइटिंग से, जो पर्सन रेगुलर देखा करता था, पढ़ा करता था उस राइटिंग को, तो वो पर्सन ओपिनियन फॉर्म कर सकता है और उसके ओपिनियन को कोर्ट मानेगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन। कब माना जाएगा कि कोई पर्सन एक्वेंटेड है? व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट। या तो आपने देखा हो उस पर्सन को लिखते, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करी हो उस पर्सन के द्वारा, आपको पता है कि उस पर्सन की राइटिंग उस डॉक्यूमेंट पर है। इन आंसर टू द डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस्ड टू दैट पर्सन, या उस पर्सन को आपने एड्रेस करा है। Or when in the ordinary course of business document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। या तो आपके पास habitually कोई writing regular में submit करी जाती थी। तो ये सारे grounds हो सकते हैं जिस पर कोर्ट मानेगी कि हाँ you are acquainted with the handwriting of that person। उसके बाद ही आपके opinion को relevant माना जाएगा। Let's check out the illustration। It says the question is whether a given letter is in the handwriting of A। क्वेश्चन ये उठा है कि क्या जो लेटर है वो ए ने लिखा है। तो बी जो था वो एक मर्चेंट था कैलकाटा में, हु हैज रिटन लेटर्स एड्रेस्ड टू ए एंड रिसीव्ड लेटर्स परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय हिम। सी जो है वो बी का क्लर्क है। एक तो एड्रेस्ड वाली बात यहाँ पर हो गई। दूसरा, जो बी का क्लर्क है जिसकी ये ड्यूटी है कि वो एग्जामिन करता है एंड फाइल बीज कोरोस्पॉन्डेंस। डी इज बीज ब्रोकर। डी जो है वो बी का ब्रोकर है, टू हुम बी हैबिचुअली उसे सबमिट कर रहा था लेटर्स परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय ए। बी उसको हैबिचुअली सबमिट कर रहा था ऐसे लेटर जो ए के द्वारा लिखा गया। तो ये सारे पर्सन यहाँ पे वेदर बी, सी और डी, उसे मान लिया जाएगा कि वो उनके जो ओपिनियन होंगे वो रेलेवेंट होंगे। ऑल्दो यहाँ पर बी, सी और डी तीनों में कभी भी ए को लिखते हुए नहीं देखा, लेकिन उनके पास रेगुलर आ रहा है लेटर्स जो कि ए के द्वारा लिखा गया है, या वो हैबिचुअली किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं वो लेटर्स। इन वजहों से बी, सी और डी के ओपिनियन रेलेवेंट हो जाते हैं। 47A, 47A भी लेट से ऐड करा गया है, ये भी हमने ऐड करा था इन 2000। तो ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ डिजिटल सिग्नेचर की बात हो रही है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन। किसी पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की हमें ओपिनियन बनानी है, तो ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो जाएगी जिसने वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करा है। तो 47A में आप सिर्फ ये वर्ड याद रखिएगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो किस पर्सन की ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर वेरीफाइंग डिजिटल सिग्नेचर? तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की। और इसके पहले हमने 45A में क्या पढ़ा था? हमने एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करी थी। यहाँ पर एग्जामिनर इंपॉर्टेंट है, लेकिन 47A में certifying authority। Now comes 48, opinion as to existence of right or custom। अब हम किसी राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं और कोर्ट को ये ओपिनियन फॉर्म करना है कि जो एग्जिस्टेंस है, जो किसी जनरल कस्टम या राइट की एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो द ओपिनियंस एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट ऑफ पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ एग्जिस्टेड आर रेलेवेंट।
तो ऐसे पर्सन जिनको उन राइट्स और कस्टम्स के बारे में पता रहेगा, अगर उनकी ओपिनियन आ जाती है कि हाँ दिस राइट और कस्टम एग्जिस्टेड और नॉट, तब उसके एग्जिस्टेंस को लेके कोर्ट अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकती है। ठीक है, क्योंकि राइट्स या कस्टम्स जो होते हैं, कस्टम्स फॉर एग्जांपल हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, या जिन लोगों को पता रहता है रिचुअल्स के बारे में या कस्टम्स के बारे में, उन लोगों से अगर हम ओपिनियन लेंगे तो उन लोगों की ओपिनियन रेलेवेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हमें नहीं पता हमारे घर के कस्टम और रिचुअल्स के बारे में, तो उसकी ओपिनियन हम नहीं फॉर्म कर सकते हैं। तो यही पर ये बात कही गई है कि जिन पर्सन को जो लाइकली टू नो है, ठीक है, दिस इज द कीवर्ड, लाइकली टू नो, जो पर्सन इज लाइकली टू नो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज राइट्स और कस्टम्स, तो हम उनके पास जाके ओपिनियन लेने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन में ये बात कही गई है, तो एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। यहाँ पे जनरल कस्टम और राइट में वो कस्टम और राइट इंक्लूड हो जा रहे हैं जो कि कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्संस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इलस्ट्रेशन, राइट ऑफ द विलेजर्स of particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section। ठीक है, बहुत सिंपल था। 49 opinion as to usages, tenets etc when relevant। सी, ये काफी सिमिलर है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 48। 49 में कहा गया कि कोर्ट कब ओपिनियन फॉर्म कर सकता है एज टू यूसेजेस एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, या फिर मीनिंग ऑफ वर्ड या टर्म यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, किसकी ओपिनियन हमारे लिए मैटर करेगी। तो यहाँ पे ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, जिस पर्सन के पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा रिगार्डिंग यूसेजेस, टेनेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, जिस पर्सन को ये सारी चीजें पता होगी, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज जिसके पास होगा, उस पर्सन के पास हम जाके ओपिनियन लेने वाले हैं उनकी। उसके बाद कोर्ट उसे कंसिडर कर सकती है। सेक्शन 50 इज टॉकिंग अबाउट ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। अगर किसी के रिलेशनशिप की ओपिनियन हमें फॉर्म करनी है तो हम किसके पास जाएंगे। एक जनरल टर्म में बोला जाए तो एक रिलेशनशिप की ओपिनियन अगर फॉर्म करनी है तो हम उसके पास जाएंगे जिस पर्सन को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा। वही बात 50 में करी गई है, सी स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। when the court has to form an opinion as to relationship of one person to another, ठीक है, the opinion expressed by conduct, अब वो ओपिनियन या तो कंडक्ट के द्वारा एक्सप्रेस करी जा सकती है एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन हु एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, या तो वो फैमिली के मेंबर हो सकते हैं या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसे स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रहता है उस सब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें हमारी सारी बातें पता रहती है, हमारे फैमिली को हमारी बातें पता रहती है। तो या तो हम फैमिली के ओपिनियन को फॉर्म कर लेंगे या फिर किसी भी पर्सन को जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो सकती है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो दैट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। प्रोविजन सेज दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट। सी, अब किन मामलों में उस ओपिनियन को हम सफिशिएंट नहीं मानेंगे, जब हमें मैरिज प्रूफ करनी है इन प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन डिवोर्स एक्ट। अब इंडियन डिवोर्स के अंदर किसी पर्सन की अगर मैरिज को प्रूफ करनी है तो मियर ओपिनियन देने से तो हम मैरिज प्रूफ नहीं कर सकते हैं ना। दैट्स वाई प्रोवाइडेड दैट कि हम इंडियन डाइवोर्स एक्ट में या फिर अगर प्रोसिक्यूशन चल रहा हो रिगार्डिंग 494 495, ये सारे सेक्शंस ऑफेंसेस है रिगार्डिंग द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड में ऑफेंसेस दिए हुए हैं रिगार्डिंग मैरिज, ये सारे मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस हैं। तो अगर कोई पर्सन मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस कर रहा है और उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, या फिर अगर इंडियन डाइवोर्स के अंदर एक्ट के अंदर हमें मैरिज को प्रूव करना है, तो ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन विल नॉट बी अ सफिशिएंट प्रूफ, हमें फर्दर प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब ओपिनियन इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस। illustration says that question is whether A and B were married, ठीक है, fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife, तो ये एक relevant fact हो गया। सवाल ये उठा, कोर्ट को ये जानना था कि क्या ए और बी की शादी हुई है, तो फैक्ट हमें ये देखने मिल रहा है कि यूजुअली उन्हें हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ट्रीट करते थे उनके फ्रेंड्स, तो दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। नेक्स्ट illustration says that question is whether A was a legitimate son of B, fact that A was always treated as such by members of the family is a relevant fact। क्या A जो है एक legitimate child है B का, तो ये देखा गया कि A को तो हमेशा एज अ लेजिटिमेट
मेंबर ऑफ द फैमिली ट्रीट करा गया, तो ये सारे रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे जिन जिन बेसिस पर कोर्ट एक ओपिनियन फॉर्म करेगा। सेक्शन 51 इट सेज दैट ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, whenever the opinion of living person is relevant, अगर किसी लिविंग पर्सन की ओपिनियन को हम मान रहे हैं, मतलब जो पर्सन इस वक्त जिंदा है, जिस पर्सन ने अपनी ओपिनियन फॉर्म करी उसके बाद डेथ अगर हो गई है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लिविंग पर्सन है अगर उसकी ओपिनियन हम मान रहे हैं तो ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड, तो जिस बेसिस पर उस पर्सन ने ओपिनियन फॉर्म करा है दैट विल ऑल्सो बी अ रेलेवेंट फैक्ट। और यहाँ हमारा ओपिनियन वाला टॉपिक खत्म होता है। ओपिनियन, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन हमने देख लिया 45 से 51, ये पूरा ओपिनियन से रिलेटेड था। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक्सपर्ट may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion। अब कोई पर्सन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बना रहा है या फिर अगर वो किसी के फिंगर इम्प्रेशंस को वो एक्सेप्ट या डिनाई कर रहा है, वो मैच कर रहा है, तो वो जिन बेसिस पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और उस एक्सपेरिमेंट्स को वो कहीं लिख रहा होगा किसी जगह पे, तो दोज ग्राउंड्स ऑन विच सच opinion is formed, so those grounds will also be a relevant fact as per section 51। Now comes section 52, it is talking about character when relevant। अब इसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं रिगार्डिंग द एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट एविडेंस। तो आप इन केसेस को लिखते भी जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये। पहला केस है बाल कृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी, बाल कृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स, ये 1989 का केस है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट expert is a person who by his training and experience has acquired the ability to express an opinion which an ordinary person या ordinary witness does not possess। The evidence of an expert is such evidence which is based on expertise and experience। वही बात है, एविडेंस अगर हम ले रहे हैं किसी एक्सपर्ट का तो वो इस बेसिस पर ले रहे हैं कि दैट एक्सपर्ट हैज द एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट फील्ड। इसके बाद एक और केस है अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1972। ABDUL अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1972, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा द ओपिनियन ऑफ अ प्रोफेशनल गोल्ड स्मिथ एज टू द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन क्वेश्चन was held to be relevant as opinion of expert। क्योंकि एक गोल्ड स्मिथ को पता रहता है कि वेदर दैट मेटल इज एक्चुअली गोल्ड और समथिंग एल्स, क्योंकि एक गोल्ड स्मिथ एक्सपर्ट होता है और वो हाईली स्किल्ड रहता है रिगार्डिंग द knowing the nature of the gold, although he had no formal qualification। उसके पास भले कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं रहती है, his only qualification was his experience। तो अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में गोल्ड स्मिथ को एक्सपर्ट ओपिनियन कहा गया है इवन ही डजंट एक्वायर एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एक और केस है लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओरल एविडेंस टेक्स प्रीसिडेंस ओवर मेडिकल एविडेंस, मतलब ओरल एविडेंस इज इंपॉर्टेंट या ओरल एविडेंस प्रीसीड्स द मेडिकल एविडेंस। ओरल एविडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है मेडिकल एविडेंस से, अनलेस द मेडिकल एविडेंस कंप्लीटली रेफ्यूट्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सच अकरेंस। लेकिन अगर कोई मेडिकल एविडेंस कंप्लीटली मना कर दे रहा है या कंप्लीटली वो प्रूफ कर दे रहा है कि नहीं ओरली जो बात कही गई है दैट कैन नॉट बी ट्रू, तब हम मेडिकल एविडेंस को पर रिलाई कर सकते हैं। अदरवाइज ओरल एविडेंस विल बी सुपीरियर टू द मेडिकल एविडेंस। और एक केस है विलायत खान वर्सेस स्टेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, विलायत खान वर्सेस स्टेट 1962 का केस है। इसमें कहा गया एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट टू बी बिलीव्ड इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन को हम नहीं बिलीव करेंगे अगर वो कॉन्फ्लिक्टिंग वे में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट एविडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस थे हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन के रिगार्डिंग। नाउ कम्स कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। अब किसी पर्सन का कैरेक्टर कब रेलेवेंट हो जाता है। सेक्शन 52 इज सेइंग दैट इन सिविल केसेस, सिविल केस में कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड
इररेलेवेंट रहता है। सिविल केसेस में हम किसी पर्सन के कैरेक्टर पर सवाल ही नहीं उठाते, उसके कैरेक्टर अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो इररेलेवेंट हो जाता है। तो the fact that character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant, except insofar such character appears from fact otherwise relevant. तो जब वो कैरेक्टर अगर फैक्ट में ही है और वो कैरेक्टर को प्रूव करना ये जरूरी हो गया है, तब उसके कैरेक्टर को हम रेलेवेंट मान सकते हैं। 53 is saying that in criminal cases previous good character relevant. अब क्रिमिनल केस की अगर हम बात करें, मतलब जो पब्लिक रॉन्ग होते हैं, जो पब्लिक के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, अगर उसमें हम किसी एक्यूज्ड पर्सन के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका गुड कैरेक्टर एक रेलेवेंट पॉइंट हो जाता है। 53A को हमने लेट से ऐड करा था और इसमें ये बात कही गई थी, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टन केसेस। कुछ केसेस में प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ द accused and of the victim will not be relevant. See, in a prosecution for an offense का prosecution चल रहा है अंडर सेक्शन 354, 354A, 354 हो गया आपका outraging the modesty of a woman, 354 sexual harassment, 354B disrobing, 354C voyeurism, 354D stalking और 376 से सारे offenses हैं, 376A, AB, B, C, D, DA, DB and 376E मतलब रेप से रिलेटेड ऑफेंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड और फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, या तो इन ऑफेंसेस के अटेम्प्ट को लेकर वेयर द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ये उठा है कि कंसेंट, वेदर विक्टिम का कंसेंट दिया गया था या नहीं, तो evidence of the character of the victim or such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent. तो अगर ये सवाल उठा है कि क्या विक्टिम ने कंसेंट दी थी या नहीं, तो एविडेंस हम नहीं दे सकते हैं रिगार्डिंग द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम ऑफ हर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद एनी ऑफ द पर्सन, तो दैट विल नॉट बी रेलेवेंट। हम उस कंसेंट को रेलेवेंट यहाँ नहीं मानते हैं और ना ही उसकी क्वालिटी ऑफ कंसेंट को रेलेवेंट मानेंगे। और एक और पॉइंट, सेक्शन 53A जो है उसे हमने ऐड करा था बाय 13th एक्ट ऑफ 2013। इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 3rd Feb 2013। तो 53A कब ऐड हुआ था इसे आप याद कर लीजिए, इसे हमने ऐड करा था 3rd of Feb 2013 और ये एक्ट नंबर 13 था 2013 का। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है रिगार्डिंग 53A। नाउ कम सेक्शन 54 which is talking about the previous bad character not relevant except in reply। अब हमने 53 में ये बात तो कह दी कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट रहेगा, लेकिन प्रीवियस बैड कैरेक्टर को कभी भी कोर्ट रेलेवेंट नहीं मानती है जब तक कि रिप्लाई न दिया जा रहा हो। मतलब अगर हम ये बात कह रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर तो गुड है, हम एक एक्यूज्ड पर्सन है, हमने ये कहा कि हमारा कैरेक्टर तो गुड है, तो उसके रिप्लाई में सामने वाला पर्सन वो ये प्रूव कर सकता है, वो एविडेंस दे सकता है रिगार्डिंग द बैड कैरेक्टर ऑफ माइंड। ठीक है, तो कभी भी क्रिमिनल केसेस में बैड कैरेक्टर को हम नहीं प्रूव करते हैं। जनरल रूल, द फैक्ट दैट एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज गुड कैरेक्टर, इन विच केस इट बिकम्स रेलेवेंट। अब गुड कैरेक्टर हम दे रहे हैं उस पर्सन का तो वो तो रेलेवेंट होता है, तो अगर वो रेलेवेंट है तो और वो झूठ है तो हमें वो प्रूफ तो करना पड़ेगा, और उसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? बाय गिविंग द प्रूफ ऑफ बैड कैरेक्टर, और वो रेलेवेंट हो जाएगा। Explanation says that this section doesn't apply to cases in which bad character of any person is itself a fact in issue। अगर किसी पर्सन के बैड कैरेक्टर को ही फैक्ट इन इशू में डाला गया है तो वहां पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता है एंड प्रीवियस बैड कैरेक्टर विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। Explanation 2 says that a previous conviction is relevant as evidence of bad character। प्रीवियसली कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया है तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है रिगार्डिंग द एविडेंस ऑफ अ बैड कैरेक्टर। Section 55 is talking about the character as affecting damages। यहां पर बात हो रही है कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ की। ठीक है, इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, अगर किसी पर्सन का कैरेक्टर उसके अमाउंट ऑफ डैमेजेस पर इफेक्ट देने वाला है विच ही ऑट टू रिसीव, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा।
ऑट टू रिसीव का क्या मतलब हो गया कि हम प्लेंटिफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा डैमेजेस जो है वो यहाँ पर प्लेंटिफ ले रहा है। तो प्लेंटिफ अगर डैमेजेस ले रहा है तो उस मामले में उसके कैरेक्टर को रेलेवेंट मान लिया जाएगा, अगर उसका कैरेक्टर अफेक्ट कर रहा है डैमेजेस को, अमाउंट ऑफ डैमेजेस को। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, इन सेक्शंस 52, 53, 54 एंड 55, वर्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर में रेप्यूटेशन भी आ जाता है हमारा और डिस्पोजिशन भी आ जाता है, लेकिन एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेप्यूटेशन, हम एविडेंस दे सकते हैं सिर्फ एक जनरल रेप्यूटेशन और जनरल डिस्पोजिशन का, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक्ट बाय विच रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन वेर शोन, इसका हम एविडेंस नहीं दे सकते। जनरल रेप्यूटेशन या जनरल डिस्पोजिशन मतलब कोई एक आम जनता आपके बारे में क्या सोचती है या क्या धारणा बना के रखी है, तो दैट इज योर जनरल रेप्यूटेशन। और आपने किसी पर्टिकुलर एक्ट के वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन के दिमाग पर क्या इंप्रेशन छोड़ा है, दैट डजंट अफेक्ट योर जनरल कैरेक्टर। तो यहाँ हमारा कैरेक्टर वाला टॉपिक भी खत्म होता है। सेक्शन 52 एंड 55 इज टॉकिंग अबाउट सिविल केसेस एंड 53, 53 एंड 54 दीज थ्री सेक्शंस आर टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल केसेस। ठीक है, 53 आपको याद रखना है, ये कब ऐड करा गया था, तो इसे हमने ऐड करा था विद द एक्ट नंबर 13 of 2013 with effect from 3 Feb 2013. Next comes, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेक्शन 118 की। सेक्शन 118 से सेक्शन 134 तक हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 9 है ऑफ विटनेसेस। अब विटनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। विटनेस कौन होता है? विटनेस वो पर्सन होता है जिसने किसी ऑफेंस को या किसी एक्ट को होते हुए देखा और वो कोर्ट में आके बता रहा है कि उसने क्या देखा था या क्या सुना था। तो वो सारी चीजें एक विटनेस की तरफ से जो वो कोर्ट में आकर कहता है, दैट इज नोन एज, दैट पर्सन इज नोन एज विटनेस। तो कौन विटनेस बन सकता है? सबसे पहली बात, सेक्शन 118 में कहा गया कि हु मे टेस्टिफाई, कौन सा पर्सन है जो विटनेस बन सकता है? तो all persons shall be competent to testify unless वर्ड डाल दिया गया। सारे पर्सन तो competent हो सकते हैं विटनेस बनने के लिए, लेकिन कोर्ट कंसिडर कर रहा है दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम। अगर कोई भी पर्सन को प्रिवेंट किया जा रहा है या कोई भी पर्सन ऐसा है जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता क्वेश्चन और रैशनल आंसर्स नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि टेंडर ईयर्स है, या तो वो बहुत छोटा है, या तो एक्सट्रीम ओल्ड एज है, या किसी बीमारी की वजह से, या बॉडी और माइंड में अगर उसे कोई प्रॉब्लम है जिससे वो क्वेश्चन को नहीं समझ सकता और रैशनल आंसर नहीं दे सकता है, देन दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ विटनेस एज पर द कोर्ट। एक्सप्लेनेशन सेज दैट अ लुनाटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। एक जो लुनाटिक पर्सन होता है, मतलब जो पर्सन जो समझ नहीं सकता, एक पागल व्यक्ति कह सकते हैं, तो इफ ही इज इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, तब तो हम उसे विटनेस नहीं बनाएंगे। लेकिन माना जाता है कि एक लुनाटिक पर्सन, सिंपली हम उसको इनकम्पिटेंट नहीं बोल सकते हैं अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज लुनासी, जब तक कि वो अपने पागलपन की वजह से वह क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है और उस पर रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है। अगर वो क्वेश्चन समझकर आंसर दे पा रहा है तो इवन इफ इज अ लुनाटिक पर्सन, उसे हम एक कॉम्पिटेंट विटनेस मान लेंगे। Now comes section 119 which is talking about a dumb witness। जो पर्सन बोल ही नहीं सकता उसे हम विटनेस कैसे बनाएंगे? या जो पर्सन सही तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, उसका हम क्या करने वाले हैं? तो अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक may give his evidence in any other manner in which he make it intelligible as by writing or by signs। तो जो पर्सन नहीं बोल सकता है उससे हम लिख कर या उसे हम इशारों में बुलवा सकते हैं, बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड साइंस मेड इन ओपन कोर्ट। लेकिन उसने अगर लिख कर अपना एविडेंस दिया है, लिख कर अपने जो भी उसने बात कही है, स्टेटमेंट दी है कोर्ट में, तो वो रिटर्न उससे कोर्ट में ही आकर लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो घर से लिख कर लाके कोर्ट में सबमिट कर सके, या घर पर ही उसने साइंस बता दिए थे कि कौन पर्सन किस पर्सन ने क्राइम करा है ऑल। तो यहाँ पर बोला गया कि कोई भी पर्सन जो कि अनेबल टू स्पीक है, उसे कोर्ट में आकर ओपन कोर्ट में सबके सामने उसे लिख कर बताना पड़ेगा वो क्या कहना चाह रहा है, या उसे साइंस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा।
so given shall be deemed to be oral evidence, और उसके एविडेंस को हम ओरल एविडेंस मानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बनेगा राजस्थान एपीओ का। इसमें बोला गया कि विटनेस जो कि वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, जो एक डम विटनेस है, और अगर कोर्ट में वो रिटन फॉर्म में अपना स्टेटमेंट दे दे रहा है, तो हम उसको क्या मानेंगे? क्या वो ओरल एविडेंस रहेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा, एनी ऑफ द अबव रहेगा, नन ऑफ द अबव रहेगा? तो आंसर होगा ओरल एविडेंस होने वाला है, कोई भी डम विटनेस अगर रिटन फॉर्म में कोर्ट में कुछ सबमिट कर रहा है तो। प्रोवाइडेड दैट इफ द विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, कोर्ट शैल टेक असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर, कोर्ट चाहे तो एक इंटरप्रेटर की हेल्प ले सकता है या स्पेशल एडुकेटर की हेल्प कर सकता है, ले सकता है इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, एंड सच स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अब उस स्टेटमेंट को हमें वीडियोग्राफ भी करना पड़ेगा। दिस इज सेक्शन 119। सेक्शन 120 is talking about the parties to civil suit and their wives or husband or wife of person under criminal trial। जो पार्टीज सिविल सूट में है, मतलब हस्बैंड और वाइफ ऑफ पर्सन इन क्रिमिनल ट्रायल। सिविल सूट में और क्रिमिनल ट्रायल में क्या होगा? हस्बैंड और वाइफ क्या एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं? तो इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग, सारे सिविल प्रोसीडिंग में द पार्टीज टू द सूट एंड द हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू सूट शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। सिविल केसेस में तो आप कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं एक दूसरे के लिए भी, और अपने साइड से आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इन क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन रिस्पेक्टिवली शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। तो जो पर्सन, सपोज किसी पर्सन के साथ क्राइम हुआ है या जिस पर्सन ने क्राइम किया है, तो उस पर्सन की वाइफ या हस्बैंड उसके लिए या उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में वो एविडेंस दे सकते हैं, दे कैन बी अ विटनेस। सेक्शन 121 इज टॉकिंग अबाउट जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। अच्छा, ये सारे जो है ना, ये सारे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अब स्टार्ट होने वाले हैं। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जिसे हम कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और ना ही हमें कोई कंपेल कर सकता है कि हम कोर्ट में ये बातें आकर कहें। तो दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज दी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। जज और मजिस्ट्रेट की बात करें तो नो जज और मजिस्ट्रेट शैल except upon the special order of some court to which he is subordinate, be compelled to answer any question as to his own conduct। See, यहाँ से हम पढ़ते हैं no judge or magistrate shall be compelled to answer any question as to his own conduct in court as such judge or magistrate, or as to anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate। किसी भी पर्सन को जो जज है या मजिस्ट्रेट है उसे हम कंपेल नहीं कर सकते हैं कोर्ट में बताने से कि क्या आपकी कंडक्ट क्या रही थी, एज अ जज और मजिस्ट्रेट आपने क्या करा था, या कोई भी ऐसा चीज जो आप एज अ जज या मजिस्ट्रेट जब काम कर रहे थे उस वक्त आपकी नॉलेज में आया। लेकिन अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आया है किसी भी सुपीरियर कोर्ट से, मतलब जिस कोर्ट का ये कोर्ट सबऑर्डिनेट है, अगर उस कोर्ट से कोई भी स्पेशल ऑर्डर आया है तब तो आपको बताना पड़ेगा। But he may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was so acting। लेकिन अगर जज के प्रेजेंस में अगर कोई अदर एक्ट हो गया था, कोई अदर मैटर हो गया था, उस मैटर से रिलेटेड हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करा था, आपका कैसा कंडक्ट था, या आपके नॉलेज में क्या चीजें आई जब आप अपना काम कर रहे थे, उससे रिलेटेड हम आपसे नहीं पूछेंगे। हम तभी पूछेंगे जब हमारे लिए एक स्पेशल ऑर्डर आ रहा है फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट। Illustration says that A on his trial before the court of session says that the disposition was improperly taken by B the magistrate। A ने ये बात कही कि जब मेरा ट्रायल चल रहा था कोर्ट ऑफ सेशन में, तो जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने डिस्पोजिशन प्रॉपर तरीके से नहीं लिया था। अब यहाँ बी जो मैजिस्ट्रेट है उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप आके आंसर दीजिए कि आपने क्यों ऐसा किया, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट। अगर सुपीरियर कोर्ट स्पेशल ऑर्डर दे देती है तब तो आपको अपने कंडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। ए इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ए जो है एक्यूज्ड है ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी अ मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर बी से नहीं पूछा जा सकता है कि ए ने क्या कहा था, उसने ऐसा क्या फॉल्स एविडेंस दिया है, लेकिन अगर स्पेशल ऑर्डर आ रहा है सुपीरियर कोर्ट का तो हम पूछ सकते हैं। ए जो एक्यूज्ड है कोर्ट ऑफ सेशन में फॉर अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर वाइल ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी, बी जो एक जज है उसके सामने ए एक अक्यूज्ड है, उसका ट्रायल चल रहा था,
उस एक्यूज्ड ने उस मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने उसने कोशिश करी कि वो पुलिस ऑफिसर को जान से मार देगा, उसने अटेम्प्ट करा। तो यहाँ पर जो बी है, दैट मीन्स जो सेशन जज हैं, उसे उनसे हम एग्जामिन कर सकते हैं कि आपके प्रेजेंस में क्या चीज़ अकर हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये ना आपके कंडक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं, ना आपके नॉलेज से के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको इन चीज़ों का नॉलेज कहाँ से आया। हम तो उस बारे में पूछ रहे हैं जो आपकी कोर्ट में हुआ, कौन से मैटर ऐसे हुए उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, तो दैट वी कैन आस्क। 122 is talking about communication during marriage. This is very important section. इसमें 122 आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज किस सेक्शन में दिया है, और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हम देखेंगे। 122 is talking about no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consent, except in suits between the married person or the proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. 122 बात कर रहा है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। मैरिज जब आपका कंटिन्यू कर रहा है या मैरिज के दौरान आपके बीच, आपके और आपके हस्बैंड या आपके और आपके वाइफ के बीच जो भी बातें हुई थी, आप कोर्ट में या कहीं पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, और अगर आप डिस्क्लोज कर भी रहे हैं तो उसे कोर्ट नहीं मानेगी जब तक कि अदर पार्टी उस पर अपनी कंसेंट ना दे दे। ठीक है, तो द रूल इज कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज विल नॉट बी अ रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस। किसी भी पर्सन को हम कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन बताइए। सी, यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या ए और बी के बीच में जब मैरिज कंटिन्यू कर रही थी उनके बीच एक कम्युनिकेशन हुई, अब उन लोगों का डिवोर्स हो गया है, क्या अब ए है वो अपने और बी के बीच जो भी बातें हुई थी क्या वो डिस्क्लोज कर सकता है? तो नो, ही कैन नॉट डिस्क्लोज इट, क्योंकि जब कम्युनिकेशन उनके बीच हुआ था तो दे वर इन मैरिज। तो ये सेक्शन 122 की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम मैरिज की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्सन से मैरिज कर लीजिए और आप उसकी सारी बातें जान लीजिए, सारे सारे राज उसके जान लीजिए और आके कोर्ट में डिस्क्लोज कर दीजिए अगले दिन। दिस यू कैन नॉट डू। इसीलिए कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज का कंसेप्ट हमने रखा है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच या मतलब जो स्पाउस हैं उनके बीच अगर कोई केस चल रहा है मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, या फिर अगर कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, ए ने क्रिमिनल ट्रायल चलाने कह दिया है बी के अगेंस्ट, ठीक है, किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को हमने फाइल कर दिया है रिगार्डिंग अगेंस्ट माय हस्बैंड और माय वाइफ, तो उस मामलों में हम कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं क्योंकि हमारे बीच ये सूट चल रहा है। सूट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों मामलों में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ही कोई केस है रिगार्डिंग मैरिज और रिगार्डिंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, तो उसमें हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ और एक्सेप्शंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग सेक्शन 122, मतलब कौन से मामलों में आप कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। पहली बात तो है वेवर ऑफ द प्रिविलेज। अगर हम अपना प्रिविलेज खुद से वेव ऑफ कर दे रहे हैं कि ठीक है जो हमारा जो पार्टनर है वो कोर्ट में आके कह सकता है, अगर हम ये बात कह रहे हैं तब तो आपकी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दूसरा, अगर सूट बिटवीन मैरिड पर्सन है, ये बात हमने कही, उस मामलों में भी आप एक्सेप्शन ले सकते हैं। तीसरी बात, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी अगर चल रही है स्पाउस के बीच। चौथी बात, अगर किसी थर्ड पर्सन ने प्रूव कर दिया आपके कम्युनिकेशन को तो वो वैलिड हो जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज एक्ट अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलावा अगर आपने कोई एक्ट करा था तो उस एक्ट को हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, ऑल्दो कम्युनिकेशन proof of communication is not allowed. See, now comes section 123. It is talking about evidence as to affairs of the state. अब स्टेट के अफेयर से रिलेटेड आप एविडेंस नहीं दे सकते हैं। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम द अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। याद रखिएगा, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। पब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग तो आप एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग के रिगार्डिंग आप नहीं दे सकते कोई भी एविडेंस relating to any affairs of the state except with permission of the officer at the head of the department concerned who shall give or withhold such permission as it thinks with. अगर आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट की परमिशन मिल जाती है तब आप अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की भी एविडेंस दे दीजिए। तो दिस इज सेक्शन 123। अब इसे हम एक मैक्सिम के साथ पढ़ते हैं। दैट मैक्सिम इज सैलस पॉपली एस्ट सुप्रीमा लेक्स।
दैट मीन्स वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इज द हाईएस्ट। पब्लिक के वेलफेयर के लिए हम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ऑर्डिनरी पावर हमारे किसके पास है, तो हमारे हेड ऑफिसर के पास है, डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिसर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो लास्ट पावर रहेगा, लास्ट पावर टू परमिट, वो कोर्ट के साथ रहेगी। कोर्ट ये बात देखेगी कि हाँ आप जो डिस्क्लोज करने वाले हैं वेदर इट इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट, और उस बेसिस पर आपको अलाउ या डिसअलाउ किया जाएगा फॉर गिविंग एविडेंस अंडर सेक्शन 123। Now comes section 124 which is talking about the official communication. तो नो पब्लिक ऑफिसर, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को हम कंपेल नहीं करेंगे। यहाँ पब्लिक ऑफिसर की बात हो रही है, ठीक है। किसी भी पब्लिक ऑफिसर को हम कंपेल नहीं करेंगे टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। अगर ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में किसी पब्लिक ऑफिसर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करी गई है तो ही कैन नॉट डिस्क्लोज दैट एंड वी विल नॉट अलाउ हिम टू डिस्क्लोज दैट व्हेन he considers that public interest would suffer by disclosure। क्योंकि अगर वो पर्सन अगर डिस्क्लोज कर देता है इन कम्युनिकेशन को तो उससे पब्लिक इंटरेस्ट को लॉस होने वाला है, पब्लिक इंटरेस्ट सफर करेगा। इसीलिए हम मना कर रहे हैं कि आप ऑफिशियल कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज मत करिए। सेक्शन 125 is talking about information as to commission of offenses. No magistrate or police officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offense। See, हम पुलिस ऑफिसर के पास जाकर कभी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाँ हमारे एरिया में ये ऑफेंस हो रहा है, या हम मजिस्ट्रेट को जाकर बताते हैं कि हाँ हमारे एरिया में ये ऑफेंस हो रहा है, या ये पर्सन इस तरह के ऑफेंसेस कर रहा है, या इस पर्सन के घर में ऐसे ऐसे ऑफेंसेस हो रहे हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हम मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को देते हैं तो उस मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता है ये बताने से कि आपको ये इंफॉर्मेशन किस पर्सन से मिली। क्योंकि अगर उनको कंपेल किया जाने लगा तो फिर तो कोई भी पर्सन कभी भी कोर्ट में या किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के सामने इंफॉर्मेशन ही नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा अगर मैं इंफॉर्मेशन दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है। और इसमें revenue officer in this section means any officer employed in or about the business of any branch of the public revenue। यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर्स भी आ जा रहे हैं कि आप रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी जाकर अगर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग कोई भी ऑफेंस, कहीं टैक्स चोरी या कुछ इस तरह के ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो उसमें वो पर्सन भी, रेवेन्यू ऑफिसर भी आपके इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा कि किस पर्सन ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है। नाउ कम्स प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो सेक्शन 125 में आपको तीन बातें याद रखनी है। एक हो गया मजिस्ट्रेट, दूसरा हो गया पुलिस ऑफिसर, तीसरा हो गया रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। नाउ कम सेक्शन 26, इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर आपकी और हमारी बात हो रही है। हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किसी से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किसकी भाई, तो बैरिस्टर की, अटॉर्नी की, प्लीडर की, वकील की। इन लोगों की प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ क्या बातें करी उसे डिस्क्लोज नहीं करा जा सकता, या उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप डिस्क्लोज करिए, और ना ही आपको परमिशन मिली है कि आप अपने क्लाइंट की बातें कहीं डिस्क्लोज कर सकें on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment। या आपके एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई कंटेंट या कोई डॉक्यूमेंट दी है तो वो सब चीज़ों से रिलेटेड भी आप किसी को नहीं बता सकते हैं। और टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस, या तो आप कोई एडवाइस भी नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। Provided that nothing in this section shall protect from disclosure। अब किन चीज़ों को हम डिस्क्लोजर से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं? Any such communication made in furtherance of any illegal purpose। अगर इलीगल पर्पस के फर्दरेंस के लिए कोई भी ऑफेंस हुआ है या कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है, दैट यू मस्ट हैव टू डिस्क्लोज। अगर अभी तक आपके पास किसी पर्सन ने, सपोज एक क्लाइंट आता है कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए या उसने कोई ऑफेंस कर दिया और वो आपसे हेल्प मांग रहा है, तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप ही के साथ मिलके या आप उसको अपना क्लाइंट बना चुके हैं, उसके बाद अगर वो फर्दरेंस में कोई इलीगल पर्पस के लिए कोई कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा है तो दैट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एनी बैरिस्टर और प्लीडर। और कोई भी फैक्ट अगर आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं इन द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट
as to showing that any crime or fraud has been committed. और आपकी आंखों के सामने कोई क्राइम या फ्रॉड हो गया है आपके एम्प्लॉयमेंट कमेंस हो जाने के बाद और आपने ये बातें ऑब्जर्व करी है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन और आप ये डिस्क्लोज कर सकते हैं. It is immaterial whether attention of such barrister, pleader, attorney or वकील was or was not directed to such fact by or on behalf of his client. ये immaterial है कि क्या attention लाया गया था उन बातों पर. Regarding the facts जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हाँ उसने हो सकता है कोई crime या fraud करा हो. Explanation says that obligation stated in this section continues after the employment has ceased. See, अगर आपका कोई क्लाइंट है, वो क्लाइंट अगर आपको छोड़ के चला गया, किसी और एडवोकेट के पास चला गया वो, या फिर उसका पर्पस यहाँ फुलफिल हो चुका है, आपने उसका केस सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपके और उसके बीच में कोई एम्प्लॉयमेंट तो रह नहीं गई, आपके बीच कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो चल नहीं रही है, तो इसके बाद भी आप उसके साथ जो भी आपका कम्युनिकेशन हुआ था, यू कैन नॉट डिस्क्लोज दैट. मतलब एम्प्लॉयमेंट सीज हो जाने के बाद भी आपका ये जो परमिशन है, आपको परमिशन नहीं मिलेगी कि आप अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकें. इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. एक क्लाइंट है, उसने अपने अटॉर्नी बी से ये बात कही, आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी. ठीक है, तो एज द डिफेंस ऑफ अ मैन नोन टू बी गिल्टी, इट इज नॉट अ क्रिमिनल पर्पस. दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर. अगर हमें पता है कि हमारे क्लाइंट ने फॉर्जरी करी है, उसके बाद भी हम उसे डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि एज अ मैन ऑफ जनरल प्रूडेंस जो एक एडवोकेट का काम होता है, उसका काम तो डिफेंड करना ही है. तो यहाँ पर आपको ये कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर. A client says to be an attorney, I wish to obtain possession of property by the use of false deed on which I request you to sue. अब यहाँ पर एक क्लाइंट ने ये बात कही कि वो एक एडवोकेट से ही वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहता है ताकि वो किसी प्रॉपर्टी की पोजीशन ले सके. तो दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर बिकॉज यहाँ पे जो चीज हो रही है वो इन फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पस हो रही है. A being charged with embezzlement retains B an attorney to defend him. In the course of proceeding, B ने observe करा that an entry has been made in A's account charging A with the sum said to have been embezzled, which entry was not in book as commencement of his employment. अब बी को खुद से ऑब्जर्व करा, बी ने खुद से, बी एक एडवोकेट है, उसने खुद से ही ऑब्जर्व करा कि इस पर्सन ने, जो ए मेरा क्लाइंट है, वो जब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था तब तो उसमें ये साइन वगैरह नहीं थे, ये एंट्री नहीं थी, बाद में उसने हेर फेर करी है, तब वो जाके कोर्ट में डिस्क्लोज कर सकता है इस बात को. दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर, क्योंकि यहाँ पर अटॉर्नी ने खुद से ऑब्जर्व करा है. दिस बीइंग अ फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय बी इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट showing that a fraud has been committed since commencement of the proceeding, so it is not protected from disclosure. Section 127 says that Section 126 to apply to interpreters, etc. Provision of 126 shall apply to interpreter and the clerk or servant of barrister, pleader, attorney and वकील. अब 126 में अगर कोई वकील अपने क्लाइंट से जो भी बातें कर रहा है, या अगर वो किसी का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है, या डॉक्यूमेंट्स अगर वो प्रिपेयर कर रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट्स में अगर उसने कोई इंटरप्रेटर रखा हुआ है, कोई टाइपिस्ट रखा हुआ है, क्लर्क या सर्वेंट रखा हुआ है, वो सारे लोग भी हो सकता है कि आसपास ही हैं, तो वो सारी बातें सुन रहे हों, तो उन पर भी सेक्शन 126 लागू हो जाता है एज पर सेक्शन 27, और उन्हें भी डिस्क्लोज नहीं करने दिया जाएगा जो भी बातें हुई एक एडवोकेट और एक क्लाइंट के बीच. Privileges not waived by volunteering evidence. अगर हम वॉलेंट्रली आपको ये बात कह दे रहे हैं कि आप कोर्ट में जाकर डिस्क्लोज कर सकते हैं हमारे बीच की बातें, still this is not waived by volunteering evidence. So if any party to a suit gives evidence therein as to his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 126. And if any party to the suit or proceeding calls any such barrister, pleader, attorney or vakil as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such barrister, attorney or vakil on matter which but for the question he would not be as liberty to disclose. अगर उसे बुला के विटनेस बॉक्स में बुलाकर भी किसी एडवोकेट से ये बातें पूछी जा रही है, still he cannot disclose that. 129 is talking about confidential communication with legal advisor. अब लीगल एडवाइजर की बात हो रही है, हम लीगल एडवाइजर के साथ जो भी बातें कर रहे हैं वो बातें भी कॉन्फिडेंशियल है, और ये अप्लाई होता है क्लाइंट्स पर.
126 तो हमने देख लिया, वो एक एडवोकेट पर अप्लाई हो रहा है, बिकॉज एडवोकेट कैन नॉट डिस्क्लोज दैट। अब यहाँ पर क्लाइंट पर अप्लाई हो रहा है 129। No one shall be compelled to disclose the court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional। किसी भी क्लाइंट और उसके लीगल प्रोफेशनल या एडवाइजर की भी जो भी बातें हुई he cannot disclose in court, क्योंकि वो सारे कॉन्फिडेंशियल बातें हो जाती है, अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस। लेकिन अगर वो अपने आप को एज अ विटनेस कोर्ट में लेके जा रहा है, इन विच ही मे बी कंपेल टू डिस्क्लोज, तब उसे कंपेल किया जा सकता है कि आप डिस्क्लोज करिए कि आपके और आपके एडवाइजर के बीच क्या बातें हुई है, as may appear to court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but not others। ठीक है, अगर वो जो क्लाइंट है वो कोर्ट में कोई एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है और वो एज अ विटनेस कोर्ट में चला गया है, तो कोर्ट चाहे तो उसे कंपेल कर सकता है कि आप बताइए कि आपके और आपके एडवाइजर के बीच क्या बातें हुई थी, बिकॉज दिस इज नेसेसरी। आपने एविडेंस दिया तो एविडेंस को आप प्रूफ तो करिए अपनी बातों से। 30 is talking about, section 130 is talking about production of title deed of witness not a party। No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property। यहाँ तक बात कही गई कि कोई भी ऐसा विटनेस जो कि पार्टी नहीं है सूट का, तो उसे हम कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी टाइटल डीड प्रोड्यूस करिए, अपने प्रॉपर्टी की टाइटल डीड प्रोड्यूस करिए। क्यों भाई? क्योंकि वो पार्टी ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ एज अ विटनेस आया है कोर्ट में, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी या उसके टाइटल डीड्स क्यों देखने हैं? या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट इन वर्च्यू ऑफ विच ही होल्ड एनी प्रॉपर्टी एज अ प्लेज और मॉर्टगेजी और एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ विच might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deed or some person through whom he claims। यहाँ बोला गया किसी विटनेस को हम कंपेल तो नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी टाइटल डीड दीजिए, ना ही उसे हम कोई और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं कि आप अपनी प्लेज या मॉर्टगेजी को कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करिए, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है उस पर्सन को क्रिमिनेट करें, मतलब उस पर्सन को जो विटनेस है उस विटनेस को भी फंसा दे हो सकता है। लेकिन अगर उस विटनेस ने ही राइटिंग में एग्रीड इन राइटिंग, उसने राइटिंग में ये बात कह दी है कि हाँ मैं प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ, तब तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि आपने खुद ही ये बात कही है। 131 is talking about production of documents or electronic record which another person having possession could refuse to produce। क्या कहा गया? No one shall be compelled to produce document in his possession or electronic record under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession or control unless such last mentioned person consents to this production। See, अगर A पर्सन के हाथ में कोई डॉक्यूमेंट है, हम उसे कंपेल नहीं कर सकते हैं। अगर वो B के हाथ में होता और B मना कर रहा होता, B कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस करता, तो हम ए को भी मना करेंगे, ए भी कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए बाउंड नहीं है। दिस इज 131। आपको इसकी सिर्फ हेडिंग याद रखनी है, अंदर के कंटेंट्स कभी नहीं आज तक पूछे गए हैं। 132 is talking about witness not excused from answering on ground that answer will criminate। 132 बात कर रहा है कि आपको सिर्फ इस बेसिस पर नहीं छोड़ दिया जाएगा कि अगर आप आंसर देते हैं तो आप क्रिमिनेट हो जाएंगे, मतलब आप खुद के खिलाफ एक तरह से विटनेस बन जाएंगे या अपने खिलाफ आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोल देंगे जिस बेसिस पर हो सकता है कल को आपके ऊपर कोई चार्जेस लगे। तो अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रेलेवेंट टू द मैटर इन इशू इन एनी सूट और इन सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सिविल क्रिमिनल किसी भी प्रोसीडिंग में जो कि मैटर रेलेवेंट है या मैटर इन इशू है, आपको उसके खिलाफ या आपको उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज आपके पास है आपको कोर्ट में आंसर करना पड़ेगा। आप खुद को इसलिए सिर्फ नहीं रोक सकते हैं कि हाँ अगर मैंने आंसर दे दिया तो मुझे फंसा दिया जाएगा या मुझ पर कोई चार्जेस लग जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं एक्सपोज होने वाला हूँ या फिर मुझ पर कोई पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर आपको क्रिमिनेट होने के बाद भी यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं मिल रहा है तो कुछ तो होगा जो आपके फेवर में हो। तो प्रोविजो में ये बात कही गई, नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। अगर आपने अपने खिलाफ भी कोई बात कह दी है बीइंग अ विटनेस और आपको कंपेल किया गया था किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और उसके आंसर के चक्कर में आपने
खुद को क्रिमिनेट कर लिया, तो कोर्ट यहाँ कह रहा है कि आपको ना अरेस्ट किया जाएगा, ना आप पर प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा, लेकिन अगर आपने फॉल्स एविडेंस दिया तो आप पर फॉल्स एविडेंस के चार्जेस लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पर कोई अदर चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, आपको ना अरेस्ट किया जाएगा ना आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। Now comes 133 accomplice. It is really an important section. इसका heading भी important है और इसके contents भी important है। An accomplice shall be a competent witness. एक accomplice को हम एक competent witness मानेंगे। Accomplice क्या होता है? Accomplice सह अपराधी होता है। मतलब कई लोग मिलके अगर कोई क्राइम करते हैं तो उसमें का एक पर्सन अगर आके कोर्ट में गवाही दे दे कि हाँ मैंने और बाकी पर्सन ने मिलकर क्राइम करा है, तो वो पर्सन accomplice हो जाएगा। तो accomplice को हम competent witness मान लेते हैं अगेंस्ट एन accused person and a conviction is not illegal। अगर उस accomplice ने कोर्ट में आकर competent witness बनकर accused के खिलाफ गवाही तो दे दी और conviction को illegal नहीं बोल दिया जाएगा merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। अगर हमने इसकी बात सुनकर सह अपराधी की बात सुनकर अगर हमने कन्विक्ट कर दिया किसी भी पर्सन को, तो उसके कन्विक्शन को हम इलीगल नहीं बोल देंगे सिर्फ इसलिए कि हमने इस पर्सन की जो एविडेंस है उसको बिना अनकॉरोबोरेट किए हमने मान लिया है, क्योंकि अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन accomplice कैन बी अ वैलिड एविडेंस जिन बेसिस पर हम किसी को एक्यूज्ड पर्सन को हम क्या बोलते हैं कन्विक्ट कर सकते हैं, राइट। 134 इज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ विटनेसेस। अब 133 में कुछ और बातें याद कर लीजिए, इसे हम सेक्शन 30 के साथ भी पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 30 में हमने क्या देखा था? जॉइंट ट्रायल देखा था। इसे हम सेक्शन 306 एंड 307 ऑफ सीआरपीसी के साथ भी पढ़ने वाले हैं, वो हम सीआरपीसी में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर हम इसे सेक्शन 114 के इलस्ट्रेशन बी के साथ भी पढ़ने वाले हैं। बोथ थोड़े कॉन्ट्ररी तो लगते हैं लेकिन बोथ आर वैलिड, ठीक है, बिकॉज दोनों में जो बातें कही गई है वो अलग अलग बातें कही गई है। यहाँ पर कहा गया अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी पर हम रिलाई कर सकते हैं, और उसमें कहा गया कि अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी को थोड़ा ध्यान से देखना है, सिर्फ अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो एक हिसाब है यहाँ पर थोड़ा प्रूडेंस का सवाल है कि कोर्ट को ध्यान देकर एक्म्प्लिस की बातें सुननी पड़ेगी क्योंकि वो एक सह अपराधी रहता है, ठीक है। 34 is talking about 134 section 134। this is the last section of this video and इस वीडियो के साथ इस सेक्शन के साथ हमारा जो एविडेंस एक्ट है वो कंप्लीट हो जाने वाला है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द राजस्थान एपीओ एग्जाम। तो सेक्शन 134 इज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ विटनेसेस। अब साक्षियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर केस में हम नंबर डिसाइड नहीं कर चुके हैं, हमने पर्टिकुलर नंबर फिक्स नहीं कर दिया कि हाँ इतने नंबर ऑफ विटनेसेस का होना जरूरी है, बिकॉज हमारे लिए क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। अगर कोई भी जो विटनेस है इफ इज अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस, वो एक अच्छा सबूत कोर्ट में दे पा रहा है, तो दैट पर्सन विल बी प्रॉपर विटनेस और उसकी विटनेस पर हम रिलाई कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे एन नंबर ऑफ विटनेसेस हमारे पास होंगे लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं होने वाले हैं। अब विटनेसेस से रिलेटेड हम कुछ सेक्शंस भी देख लेते हैं, सॉरी इससे रिलेटेड हम कुछ केस लॉज अब देख लेते हैं, ठीक है। आप इस केस लॉज को स्टिकी नोट्स में या फिर अपने नोटबुक में आप लिखते भी जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट केस लॉज है रिगार्डिंग राजस्थान एपीओ या किसी भी जुडिशियल सर्विसेज या एआईबी के एग्जाम के लिए। पहला केस है हमारे पास मोहम्मद सुगल वर्सेस द किंग 1946। It was held that a child is also a competent witness if it can understand the question put to it and give rational answer even though he does not understand the meaning of oath and its implication। इस वाले केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि चाइल्ड जो होता है वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अगर वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पा रहा है और वो रैशनल आंसर दे पा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि उसने ओथ का मतलब या जो वो कोर्ट में गवाही दे रहा है उसका पूरा प्रोसेस वगैरह वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2003 का ये केस है, भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2003। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही दैट द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू बी इवैल्यूएटेड केयरफुली because he is an easy prey of tutoring, therefore
The court always look for adequate corroboration from other evidence to his testimony. Next case is Ratan Singh Dalsukh Bhai Nayak versus State of Gujarat 2004. Ratan Singh Dalsukh Bhai Nayak versus State of Gujarat 2004. Child of tender age can be allowed to testify if he has intellectual capacity to understand questions and give rational answers. सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा कि जो चाइल्ड है जो टेंडर एज का होता है कैन बी अलाउड टू टेस्टिफाई अगर उसके पास इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कि वो क्वेश्चन को समझ सके और रैशनल आंसर दे सके। मतलब जो केस लॉज में जो बातें कही गई होती है वो सिंपल सी जो सेक्शंस है हमारे सेक्शंस के जो इसेंशियल कंडीशंस है उसको फुलफिल अगर कर रहा होता है तो वो जो केस लॉ होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केस लॉ में हम बार बार देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ जो सेक्शंस के इसेंशियल्स है उस सेक्शन के इसेंशियल्स को वो एलाबरेट करते हैं या वो चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर केस में वो फॉल कर रहा है या नहीं वो सारे जो एसेंशियल्स है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं अगर वो फुलफिल होंगे तो वो केस लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक और केस है चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला CHACKO चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2004। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा वन क्रेडिबल विटनेस आउटवेज द टेस्टिमनी ऑफ नंबर ऑफ अदर विटनेसेस ऑफ इनडिफरेंट कैरेक्टर। मतलब नंबर ऑफ विटनेसेस मैटर नहीं करते हैं हमारे लिए मैटर करते हैं क्या क्वालिटी है विटनेस की। अगर एक विटनेस भी हम स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस दे देता है तो वी कैन रिलाई ऑन दैट एविडेंस। तो ये केस था चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। अब जवार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1981 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ द ओरल टेस्टिमनी ऑफ विटनेस इज ऑन द फेस ऑफ इट अनएक्सेप्टेबल। जो ओरल टेस्टिमनी है विटनेस की वो ऑन द फेस अनएक्सेप्टेबल है तो कोर्ट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इज मियरली बिकॉज देयर इज नो क्रॉस एग्जामिनेशन। ये क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ओरल टेस्टिमनी ये विटनेसेस से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा केस लॉस भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता है जो कि राजस्थान APO के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये पार्ट और जो हमने प्रीवियस पार्ट बनाया था वो अराउंड 1.5 आवर का वो वीडियो था अगर आप ये दोनों वीडियोस देख लेते हैं तो आई कैन अश्योर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई भी क्वेश्चन तो गलत नहीं होने वाला है। और आप इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। ये जो इस पार्ट में हमने जो सेक्शंस कवर किए हैं ये सेक्शंस जो लास्ट के सेक्शंस थे 32 31 32 सेक्शन 130 131 132 ये जो सेक्शन थे ये सारे सेक्शन मोस्टली हेडिंग जो इसके हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अंदर के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बार भी ये पढ़ ले रहे हैं अच्छी तरह से तो आई होप आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू।